मूवी के स्टार्टिंग में हमें मिच और उसकी वाइफ एमेंडा को दिखाया जाता है। वो लोग अपनी फैमिली के साथ थैंक्सगिविंग डे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। उसी समय वहाँ पर मिच का दोस्त एरिक भी आ जाता है और एरिक एक पुलिस वाला होता है। वो भी उनके साथ वहीं पर थैंक्सगिविंग डे को सेलिब्रेट करने के लिए आया होता है। मिच को उसके बॉस थॉमस का कॉल आता है। उसका बॉस उसे कहता है कि उसने स्टोर बंद रखने का सोचा था क्योंकि वो ब्लैक फ्राइडे को स्टोर ओपन करने वाला था, लेकिन आज थैंक्सगिविंग डे है तो उसने स्टोर वापस ओपन कर दी है और साथ ही काफी ज्यादा लोगों की भीड़ भी आई है, तो उसको काम पर वापस आना पड़ेगा। तो मिच बिना खाना खाए वहाँ से अपने काम के लिए चला जाता है। फिर जेस को दिखाया जाता है जहाँ पर जेस की फैमिली थैंक्सगिविंग डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जेस अपने बॉयफ्रेंड और अपने फैमिली के साथ वहीं पर होती है। जेस का डैड भी होता है, उसका नाम थॉमस होता है। थॉमस ने आज ही अपना स्टोर ओपन किया होता है क्योंकि उसके स्टोर में ऑफर भी चल रहे होते हैं। साथ ही आज शॉपिंग करने के लिए काफी लोग की भीड़ भी होती है और उसके स्टोर का नाम होता है राइट मार्ट। अब यहाँ पर जेस और उसका बॉयफ्रेंड बॉबी अपने बाकी दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए चला जाता है। फिर हमें राइट मार्ट स्टोर के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है। वो लोग स्टोर को जल्दी से जल्दी ओपन करने के लिए बोल रहे होते हैं। मिच भी अब काम पर आ गया होता है और स्टोर के बाहर दो ही सिक्योरिटी गार्ड लोगों को शांत कर रहे होते हैं। फिर मिच भी उनको शांत करने के लिए स्टोर से बाहर आ जाता है। जेस, बॉबी और उसके दोस्त वहीं से जा रहे होते हैं तो उनको भी उसी स्टोर से कुछ ऑफर में सामान लेना था, लेकिन जेस उनको मना करने लगती है क्योंकि अगर उसके डैड ने उसे यहाँ देख लिया तो वो उसको डांटेंगे, इसलिए वो अंदर जाने से मना कर रही होती है। लेकिन वो उसकी बातें नहीं सुनते, वो सब उस भीड़ में आगे चले जाते हैं। फिर वो जेस भी उनके पीछे आने लगती है। अब यहाँ पर एमेंडा और एरिक भी आ जाते हैं। एमेंडा मिच के लिए खाना लेकर आई होती है और एरिक वहाँ की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आया होता है। मिच और एरिक भीड़ को मिलकर कंट्रोल कर रहे होते हैं। यहीं पर उसकी मुलाकात उसके दोस्त रायन से होती है, जो कि रायन उसको पसंद करता है। लेकिन वहीं पर बॉबी आकर जेस को लेकर चला जाता है। जेस, बॉबी और उसके दोस्त उस स्टोर में पीछे वाले रास्ते से अंदर चले जाते हैं क्योंकि ये स्टोर जेस का होता है, तो वो इजीली उस स्टोर के अंदर चले जाते हैं। तो बाहर जितने भी लोग होते हैं उन्हें अंदर देखकर उनको गुस्सा आने लगता है। वो लोग बोलने लगते हैं कि तुमने उन्हें अंदर जाने दिया पर हमें अंदर जाने से रोक रहे हो। उनमें से एक लड़का होता है, पुलिस का माइक पकड़कर स्टोर ओपन हो गया है ऐसा बोल देता है, जिससे लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वहाँ का एक सिक्योरिटी गार्ड डोर को अंदर से लॉक कर देता है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो डोर को अंदर से ओपन करने लगता है। अगर डोर ओपन नहीं किया तो पूरा भीड़ अंदर आने की कोशिश करेगा, जिससे पूरा डोर टूट जाएगा। लोग जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके कारण वो डोर टूट जाता है। जो डोर के पास वो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, वो डोर उसके ऊपर गिर जाता है, जिसके कारण वो उस डोर के नीचे आ जाता है। फिर भी लोग बिना रुके उस डोर के अंदर जबरदस्ती घुस रहे होते हैं, जिसके कारण वो सिक्योरिटी गार्ड वहीं पर मारा जाता है। लोग अंदर घुसते ही एकदम से वहाँ रखी सभी सामानों पर टूट जाते हैं। ये सब एवन अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है। एमेंडा को धक्का लगने के कारण वो नीचे गिर जाती है और किसी चीज से टकरा जाती है, जिससे वो भी वहीं पर मारी जाती है। ये देखकर मिच और एरिक को बहुत बुरा लगता है क्योंकि मिच की वाइफ एमेंडा होती है और एरिक की सबसे अच्छी दोस्त होती है। एरिक सबको शांत करने के लिए ऊपर फायर कर देता है। अब 1 साल बाद दिखाया जाता है ये सब घटना कोई अपने लैपटॉप में देख रहा होता है कि ये घटना कैसे स्टार्ट हुआ और वो लोग कौन थे जो बिना परमिशन के स्टोर में घुसे होते हैं। ये सब बहुत बारीकी से देखकर नोट कर रहा होता है। साथ ही न्यूज पर दिखाया जाता है कि राइट मार्ट पर कई सारे लोगों ने केस कर दिया होता है, उनमें से मिच भी होता है। वो न्यूज पर आकर कहता है कि राइट मार्ट के ओनर ने कहा होता है कि थैंक्सगिविंग डे को वो स्टोर बंद रखेगा, फिर भी उसने स्टोर ओपन किया और साथ ही सेफ्टी के नाम पर बस 2 ही सिक्योरिटी गार्ड दिए। उनमें से एक मारा गया और एक वहां से भाग गया, जिसके कारण मिच की वाइफ भी मारी गई होती है। इसलिए मिच के साथ कई सारे लोग उस राइट मार्ट पर केस कर रहे होते हैं। साथ ही न्यूज में ये दिखाया जाता है कि जेस का जो बॉयफ्रेंड बॉबी होता है वो एक बेसबॉल प्लेयर होता है, जिसको चोट लगने के कारण अब वो कभी गेम नहीं खेल सकता और बॉबी अचानक से कहीं गायब हो जाता है। थॉमस के घर में दिखाया जाता है जहाँ पर किसी ने उसके घर में घुसकर तोड़फोड़ कर दी होती है। वहीं पर दीवार पर फाइट मार्ट भी लिखा होता है। साथ ही थॉमस की कुल्हाड़ी भी गायब होती है। वहीं पर एरिक भी होता है, वो इसकी खबर अपने टीम को दे देता है। जेस और उसके दोस्त कैफे में सभी साथ बैठे होते हैं। उसी समय सबके फोन में एक मैसेज आता है किसी जॉन कार्वर के नाम से। मैसेज में लिखा होता है कि तुम सबके लिए टेबल तैयार है। उन सबको लगता है कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है और ये एक फेक अकाउंट है। वहाँ पर रायन भी आ जाता है। बॉबी के गायब होने के बाद से रायन जेस का नया बॉयफ्रेंड होता है। बाहर से कोई मास्क पहना वाला एक आदमी जेस को देख रहा होता है। जेस भी उसे देख लेती है, लेकिन वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि लैपटॉप में उसी कैफे की ऑनर को देख रहा होता है, जो कि ये औरत उस दिन उसी स्टोर में होती है। इसी को स्टोर में सबसे पहले जाने की जल्दी होती है। तो जो इसे देख रहा होता है वो किलर होता है। फिर किलर अपने हथौड़े को धार लगाने लगता है, यानी अब ये किलर इसी को मारने वाला
है। उसी कैफे की ऑनर को दिखाया जाता है जो कि अपना कैफे बंद करके घर जा रही होती है। तो किलर पीछे से आकर उसको पकड़ लेता है और उसके हाथ में कट मार देता है। वो उस किलर को किसी तरह धक्का मार के एक कमरे में खुद को लॉक कर देती है। वो हेल्प के लिए पुलिस को फोन लगाने लगती है, लेकिन उसके हाथ में कट लगने के कारण उसका फोन अनलॉक नहीं हो रहा होता है। वहीं सामने एक मॉनिटर पर देखती है, उसको बाहर किलर नजर नहीं आ रहा होता है। तो वो वहाँ से बाहर निकलकर कार की ओर जा रही होती है, लेकिन किलर पहले से ही उसके कार में इंतजार कर रहा होता है। तो वो उसे देखकर वहाँ से भागने लगती है। किलर भी उसके पीछे कार को चलाने लगता है। वो आगे एक कचरे के डस्टबिन में जंप लगाने की कोशिश करती है, जिसके कारण उस डस्टबिन का ढक्कन नीचे गिर जाता है, जिससे उसका आधा बॉडी अंदर और आधा बाहर की ओर कट जाता है। उस किलर ने उसके आधे बॉडी को राइट मार्ट स्टोर के ऊपर लटका दिया होता है। फिर और एक बार यहाँ पर जॉन कार्वर ने उन सभी लोगों को एक मैसेज भेजा होता है, जो कि उस कैफे की ओनर का आधा बॉडी का फोटो होता है। जॉन कार्वर यानी वही किलर अब तो उस टेबल पर इन सभी लोगों का नाम भी लिखा होता है। फिर पुलिस वाले को सीसीटीवी कैमरे में वो किलर दिखाई देता है, जिसने एक मास्क पहना होता है। वो मास्क जॉन कार्वर का होता है, यानी वो किलर का नाम जॉन कार्वर नहीं होता है। वो तो बस जॉन कार्वर का मास्क पहनकर किल कर रहा होता है। पुलिस वाले कह रहे होते हैं कि उस रात स्टोर में जो सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहे हैं, ये सब खतरे में है। जेस और उसके दोस्त भी उस किलर के नजर में होते हैं, यानी ये लोग भी अब खतरे में हैं। जेस की मुलाकात बॉबी से होती है। बॉबी भी अब वापस आ गया होता है। उसको चोट लगने के कारण वो अपने अंकल के साथ शहर से बाहर चला गया होता है। अभी यहाँ पर हमें उसी सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया जाता है जो उस दिन भीड़ से अपनी जान बचाकर भाग गया होता है। वो जल्दी जल्दी में यहाँ से पासपोर्ट लेकर निकल रहा होता है, लेकिन उसने पासपोर्ट कहाँ पर रख दिया होता है उसको मिल नहीं रहा होता है। जब वो उसे ढूंढ रहा होता है तो अचानक से पीछे से किलर आकर उस पर हमला कर देता है और उसके गले को काट देता है। उसका सर लेकर वो वहाँ से निकल जाता है। किलर उसके सर को लेकर उसी टेबल पर रख देता है। सामने वाले टेबल पर उसी कैफे की ऑनर का आधा बॉडी होता है। इसी टेबल पर बाकी लोगों का भी आना अभी बाकी होता है। अब यहाँ पर भी पुलिस वाले उस किलर को पूरे सिटी में सब जगह ढूंढ रहे होते हैं। साथ ही वो किलर फोटो क्लिक करता और दूसरी जगह जाकर उस फोटो को अपलोड करने के बाद अपना फोन बंद कर देता, जिससे पुलिस वाले को उसका सही लोकेशन ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। तो यहाँ पर जैस अपने डैड के ऑफिस में आकर सीसीटीवी कैमरे में अच्छी तरह चेक करने लगती है, क्या उसमें उसको कोई नजर आ रहा है या कोई ऐसा आदमी है जिससे वो पहली बार देख रही हो। वहाँ पर उसको रायन नजर आता है। वो देखती है कि वो सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रहा है, जिससे जैस को रायन पर शक होने लगता है। वो सोचने लगती है कि क्या ये किलर तो नहीं। वो और बॉबी उस सीसीटीवी कैमरे के फोटो को वहाँ से सीधा पुलिस वाले के पास लेकर जाते हैं और पुलिस वाले को वो फोटो दिखाने लगते हैं। पुलिस वाला उनसे कहता है कि वो रायन से पूछताछ करेंगे, तो अगर किसी पर भी विश्वास करना हो तो केयरफुली विश्वास करना, ऐसा बोलकर वो उन्हें घर भेज देता है। अगले दिन जब ये लोग क्लास में होते हैं तो ये लोग रायन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, क्या वही तो किलर नहीं। उसी समय रायन का कॉल जैस को आता है, लेकिन जैस उसका कॉल नहीं उठाती। तो हमें रायन को दिखाया जाता है। रायन ने सेम टू सेम उसी तरह का कॉस्ट्यूम पहना होता है जैसा कॉस्ट्यूम उस किलर ने पहना होता है। यहाँ पर वही लड़की को दिखाया जाता है जिसने सबसे कहा होता है कि अब स्टोर ओपन हो गया है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो किलर पीछे से आकर उसके गले को मोड़ देता है। साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड जिस पर जंप कर रही होती है उसके नीचे से कील डालकर उसको भी मार देता है। जैस और उसके दोस्तों का आज टूर्नामेंट होता है और यहाँ ये गेम कैंसिल कर दिया जाता है क्योंकि अभी अभी किलर ने 2 लोगों को यहीं पर मार डाला होता है। इवेन और उसकी गर्लफ्रेंड अंदर अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाते हैं और जैस उनका बाहर ही इंतजार कर रही होती है। जब वैन और उसकी गर्लफ्रेंड कपड़े चेंज करके बाहर आ रहे होते हैं तो अचानक से पीछे से किलर उन पर हमला कर देता है। जैस उसको टेक्स्ट करती है कि क्या वो लोग रेडी हो गए हैं। इवेन जैस को उसके पास आने को कहता है, यानी इवेन नहीं ये किलर है जो कि जैस को अपने पास बुलाकर उसको भी मारना चाहता है। अब जैस उन दोनों को ढूंढते हुए अंदर चली जाती है। जब वो इवेन को मैसेज कर रही होती है तो इवेन के फोन का नोटिफिकेशन बजने लगता है और उसका फोन एक ब्लू बॉक्स में पड़ा होता है। उसी समय उसी के पीछे वो किलर भी आ जाता है। वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह बचते हुए वो एक रूम में छुप जाती है। वो किलर उसके पीछे उस रूम में भी आ जाता है, लेकिन वो उस किलर के मुंह पर एक स्प्रे मारकर वहां से किसी तरह बाहर निकल जाती है। बाहर रायन और बॉबी भी होते हैं। जो जल्दी से उनके पास आती है और वो वहां पर पुलिस से कहते हैं कि उस पर हमला हुआ है और उसके दोस्त भी नहीं मिल रहे हैं।
एरिक उनको घर जाने को कहता है। बॉबी को गुस्सा आ जाता है और वो रायन को बोलता है कि वही किलर है और वो बस अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। इस बीच दोनों में फाइट होने लगती है। बॉबी रायन से कहता है कि वो कैसे उस सिक्योरिटी गार्ड को जानता है जो सबसे पहले उस स्टोर में एक्सीडेंट में मारा जाता है। उससे पहले वो उस सिक्योरिटी गार्ड से क्या बातें कर रहा था। रायन अपनी बातें क्लियर करता है कि वो उससे दोस्ती करके स्टोर में सबसे पहले जाना चाहता था, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाया। ऐसा बोल के वो जेस के साथ वहाँ से चला जाता है। यूलिया के डैड आकर यूलिया को अपने साथ फ्लोरिडा ले जाने के लिए आए होते हैं और वो उसको लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जेस और उसके दोस्त स्कूबा को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त की घर जाकर उससे कोई अच्छी गन लेकर जाते हैं क्योंकि वो उस किलर को अपने हाथों से मारना चाहते हैं। उसके बाद किलर यूलिया के घर में घुसकर उसके डैड को मार देता है। यहाँ पर यूलिया अपने बॉयफ्रेंड और जेस के साथ वीडियो कॉल पर बातें कर रही होती है। उसी समय यूलिया के पीछे से किलर आकर उसके कान में 2 पेंसिल घुसा देता है। ये देखकर जेस और स्कूबा उसके घर की ओर निकल जाते हैं और यहाँ पर किलर यूलिया को मारने के लिए उसकी ओर आ रहा होता है। जैसे ही स्कूबा और जेस यूलिया के घर में पहुँचते हैं तो वो किलर ने यूलिया को पकड़ रखा होता है और उसके गर्दन पर चाकू रखा होता है। स्कूबा किलर की ओर वो गन तान देता है, लेकिन किलर अपने फोन पर उसके दोस्तों को दिखाने लगता है कि अगर अभी तक उसके दोस्त जिंदा है, अगर वो इसको मार देंगे तो वो अपने दोस्तों को कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। किलर यूलिया को एक मशीन पर धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर यूलिया का पेट पूरी तरीके से कट जाता है जिसके कारण वो भी मारी जाती है। जेस, स्कूबा और वो एरिक उस किलर को किसी भी तरह पकड़ना चाहते हैं और वो लोग एक प्लान बनाते हैं क्योंकि आज थैंक्सगिविंग डे का दिन होता है तो सभी लोग थैंक्सगिविंग डे को सेलिब्रेट करने के लिए सड़कों पर आएंगे और साथ ही सभी लोगों ने मास्क भी पहना होगा। जेस की पूरी फैमिली भी वहाँ पर होगी तो शायद उन पर अटैक करने के लिए किलर भी वहाँ पर आएगा। जैसे ही वो किलर वहाँ पर अटैक करने आएगा तो वो लोग उसको वहीं पर पकड़ लेंगे और थैंक्सगिविंग डे के दिन ये लोग परेड में शामिल होकर सड़कों पर सेलिब्रेट करते हुए जा रहे थे। इन्हें लग रहा था कि वो किलर जॉन कार्वर का मास्क पहनकर आएगा, लेकिन वो किलर एक जोकर का मास्क पहनकर उन पर अटैक कर देता है। जैसे ही जेस की पूरी फैमिली वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है तो वो किलर उनके कार में आकर उनको बेहोश कर देता है और वो एरिक पर हमला करके जेस की पूरी फैमिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर उस किलर को दिखाया जाता है जो कि जेस की मॉम को खाने के टेबल पर सजा रहा होता है। उसकी मॉम वहाँ से किसी तरह भागने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे से किलर आकर उसको पकड़ लेता है और उसको पकड़कर बेहोश करके उसको ओवन के अंदर डाल देता है। वो किलर जेस की मॉम को उस ओवन में जिंदा ही पका देता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि किलर ने सब लोगों को टेबल पर बांध कर रखा होता है। उसी समय वो जेस की मॉम को टेबल पर लेकर आता है, यानी वो सब उसकी मॉम को खाने वाले हैं और वो किलर उन सबको उसकी मॉम को खिलाएगा। जैसे ये सब देखते हैं तो वो सब बहुत डर जाते हैं। अब वो किलर उसी समय सोशल मीडिया पर लाइव होता है जिससे कि पुलिस वाले भी उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो पुलिस वालों को वो फोन मिल जाता है लेकिन वो किलर उन्हें नहीं मिलता। किलर ने उस फोन के आगे एक स्क्रीन लगा रखी होती है जिसमें असली लाइव वीडियो चल रहा होता है। फिर यहाँ पर किलर को दिखाया जाता है। किलर इवेंट से कहता है कि उसने स्टोर में लाइव वीडियो बनाकर बहुत अच्छा काम किया, जिसके कारण आज ये सब लोग यहाँ पर है। उस लाइव वीडियो में सब रिकॉर्ड हो गया था और किस तरीके से तुम लोग दूसरों का मजाक उड़ा रहे थे। ये बोलकर किलर उसके सर में हथौड़ा मारता है और हथौड़ा तब तक मारता है जब तक वो मारा नहीं जाता। इसी के बीच जेस और स्कूबा खुद को किसी तरह टेबल से छुड़ा लेते हैं और वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वो किलर को वहाँ पर धक्का देकर वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं और वो किलर अपना हथौड़ा लेकर स्कूबा पर अटैक कर देता है जिससे स्कूबा जख्मी हो जाता है। जेस वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है, साथ ही वो किलर भी उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए उसके साथ बाहर आ जाता है। जेस खुद को किसी तरह बचाते हुए वो सिटी के अंदर आ जाती है और उसको सामने पुलिस वाला नीचे जख्मी हालत में गिरा हुआ दिखाई देता है और वो एरिक होता है। उसी समय वो देखती है कि सामने वाले वेयरहाउस में कोई अभी अभी गया है तो वो एरिक का गन लेकर उसको ढूंढने के लिए वो अंदर चली जाती है। जब वो सामने देखती है तो वो आदमी वहीं पर होता है। वो उस पर फायर करने वाली होती है तो पीछे से एरिक आकर उससे वो गन ले लेता है और वो कहता है कि वो इसको संभाल लेगा और वो बोलता है कि तुम यहाँ से बाहर चली जाओ। जेस वहाँ से बाहर आने के बाद अंदर फायरिंग की आवाज आने लगती है। फिर एरिक बाहर आकर कहता है कि उसने उस पर फायर करने की कोशिश की लेकिन वो किसी तरह खुद को बचाते हुए वहाँ से भाग गया और पुलिस वाले को वहीं पर एक फोन मिलता है जो कि बॉबी का होता है। बॉबी के फोन में जॉन कार्वर का लॉगिन आईडी होता है जिससे ये पता चल जाता है कि एरिक को भी वो बॉबी ने ही जख्मी किया था और उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि वो किलर कोई नहीं बल्कि बॉबी ही है।
एरिक जेस से कहता है कि वो उसको घर पर छोड़कर आएगा, कुछ काम करके आता है, तब तक वो यहीं पर रहे। उसको ऐसा बोलकर वो वहाँ से बाहर चला जाता है। एरिक जैसे ही अंदर आता है तो जेस की नजर उसके शूज पर जाती है। उसके शूज पर उसी तरह का कीचड़ लगा हुआ था जैसा कीचड़ जेस की शूज पर भी लगा होता है। यानी जब जेस कीचड़ से भाग रही होती है तो उसके शूज पर भी कीचड़ लग गया होता है। तो वो समझ जाती है कि उसका पीछा जो किलर कर रहा था वो यही पुलिस वाला था। अब पुलिस वाला भी समझ जाता है कि इसको पता चल चुका है कि किलर वही है। जैस उससे पूछती है कि ऐसा वो क्यों कर रहा है और वो सब लोगों को क्यों मार रहा है। एरिक कहता है कि जब उसकी वाइफ ने उसको छोड़ दिया था तो एमेंडा ने उसको बहुत सपोर्ट किया था और एरिक एमेंडा से बहुत प्यार करता है। मिच और एमेंडा का डिवोर्स होने के बाद एरिक और एमेंडा एक दूसरे से शादी करने वाले थे। वो कहता है कि उनके एक बेवकूफी के कारण स्टोर में ये हादसा हुआ जिसके कारण एमेंडा मारी गई और ये एमेंडा का बदला लेने के लिए सबको मार रहा है। जेस एरिक की बातें लाइव रिकॉर्ड कर रही होती है जिसे जितने भी लाइव देख रहे होते हैं उनको सबको पता चल जाता है कि वो किलर एरिक ही है। उसी समय एरिक जेस को मारने के लिए जेस पर हमला कर देता है, लेकिन उसी समय बॉबी आकर उसको बचा लेता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। वो किलर यानी एरिक उनके पीछे आ रहा होता है और अपना हथौड़ा लेकर। जैसे ही वो लोग अपने ट्रक में जाते हैं तो वो ट्रक को चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनका ट्रक बंद पड़ जाता है। एरिक अपना हथौड़ा लेकर उनको मारने के लिए उनके पीछे ही आ रहा होता है। साथ ही जेसिका के पास जो गन होता है वो किलर के सामने बने गैस सिलेंडर पर फायर कर देती है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट में वो किलर भी मारा जाता है। वो दोनों वहाँ से बच के निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं एंड होती है।